समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र से भिन्न है क्योंकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ध्यान केंद्रित करता है। यह कीमतों के उतार चढ़ाव की प्रवृत्तियों, रोजगार की स्थितियों और आर्थिक स्थिति के संकेतकों जैसे प्रश्नों से संबंधित है। सरल शब्दों में कहें तो समष्टि अर्थशास्त्र समग्र प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए एकल प्रतिनिधि वस्तु सिंगल रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटी का उपयोग करता है। हालांकि ज़रूरत पड़ने पर यह अलग अलग सेक्टर्स पर विचार कर सकता है। इसका उद्देश्य राज्य या सांविधिक निकायों द्वारा अपनाई गई नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को समझना और प्रभावित करना है। ये नीतियाँ व्यक्तिगत निर्णय से भिन्न होती हैं। ये नीतियाँ प्रायः सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, जैसे कि बेरोजगारी को कम करना, शिक्षा में सुधार करना, रक्षा सुनिश्चित करना तथा देश और उसकी जनता का कल्याण करना। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का संस्थापक माना जाता है। उस समय इसे राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। वे अपने काम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉज एंड द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे एक विषय पर पहली प्रमुख व्यापक पुस्तक माना जाता है। फ्रांस के फिजियोक्रेट्स स्मिथ से पहले राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रमुख विचारक थे। व्यष्टि अर्थशास्त्र बनाम समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक कारकों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें उपभोक्ता और उत्पादक भी सम्मिलित हैं, जिसका उद्देश्य विशिष्ट बाजारों के भीतर अपने लाभ या व्यक्तिगत संतुष्टि को अधिकतम करना होता है। ये कारक व्यष्टि या लघु स्तर पर कार्य करते हैं। यहाँ तक कि बड़ी कंपनियां भी समग्र राष्ट्रीय हित के बजाय अपने शेयरधारकों के हित में कार्य करती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसी व्यापक आर्थिक घटनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करती हैं और यह मानता है कि वे व्यक्तिगत कारकों को नियंत्रण में नहीं है। अलग-अलग बाजारों में आपूर्ति और मांग संतुलन के बीच जांच करते समय व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र से निकटतम होता है। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था को समग्र रूप में देखता है। इसका उद्भव एडम स्मिथ के इस विचार से हुआ कि हित साधने वाले अलग अलग खरीदार विक्रेता सामूहिक रूप से राष्ट्र को लाभ पहुंचाएंगे। हालांकि अर्थशास्त्रियों को शीघ्र ही यह एहसास हो गया कि व्यापक सामाजिक लक्ष्यों और व्यापक आर्थिक मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समग्र व्यवहार और व्यक्तिगत हितों से परे सामाजिक कल्याण प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतियों का विश्लेषण करके मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसी इन बड़ी आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना है। समष्टि अर्थशास्त्र की दो सामान्य विशेषताएं। समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ताओं के उद्देश्य। समष्टि अर्थशास्त्री निर्णय सरकार, आरबीआई, सेबी जैसे सांविधिक निकायों द्वारा किए जाते हैं। ये निर्णयकर्ता कानून या संविधान द्वारा निर्दिष्ट सार्वजनिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं, जो उन्हें निजी लाभ या कल्याण अधिकतम करने के व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों से अलग करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ता व्यक्तिगत स्वार्थ पर सार्वजनिक कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। उनका लक्ष्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, बेरोजगारी में कमी लाने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने जैसी सामाजिक जरूरतों को पूर्ण करने के लिए आर्थिक संसाधनों को आवंटित करना है। उनके कार्य संकीर्ण व्यक्तिगत उद्देश्यों से परे पूरे देश और उनके नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु निर्देशित होते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र एक अलग-अलग शाखा के रूप में उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 में प्रकाशित होने के बाद हुआ। कीन्स के
कीन्स से पहले अर्थशास्त्र में इस चिंतन का प्रबल था कि सारे श्रमिक को काम करने के इच्छुक हैं, उन्हें काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मैनार्ड कीन्स का जन्म 1883 में हुआ था। उनकी शिक्षा किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। बाद में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए। प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में वे तीक्ष्ण विद्वता के अलावा सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के रूप में भी जुड़े रहे। अपनी पुस्तक इकोनॉमिक consequences ऑफ द पीस 1919 में युद्ध की शांति समझौते में भंग होने की भविष्यवाणी इन्होंने कर दी थी। इनकी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 20वीं सदी के अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। वर्ष 1929 की महामंदी उसके बाद के वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के साथ साथ विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे उत्पादन और रोजगार के स्तर में भारी गिरावट आई। कई कारखाने बंद पड़े थे और बड़ी संख्या में श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया था। उदाहरण के लिए यूएसए में वर्ष 1929 और वर्ष 1933 के बीच बेरोजगारी दर 3% से बढ़कर 25% हो गई। साथ ही कुल उत्पादन 33% की गिरावट आई। इन अभूतपूर्व घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया कि अर्थव्यवस्थाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं। यह सच है कि जिस अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी लंबी अवधि तक विद्यमान रहेगी, वहाँ एक सिद्धांत की प्रस्तुति और उस व्याख्या की आवश्यकता होगी। जॉन मैनार्ड कीन्स की पुस्तक इस दिशा में एक अभूतपूर्व प्रयास साबित हुई। अपने पूर्ववर्ती अर्थशास्त्रियों के विपरीत उनका दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता का विश्लेषण करना था। इससे समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ, जो इस तरह की बड़े पैमाने की आर्थिक चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने के लिए समर्पित क्षेत्र है। समष्टि अर्थशास्त्र का संदर्भ हम मुख्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर चर्चा केंद्रित करते हुए वैश्विक अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। इस अर्थव्यवस्था की विशेषताएं उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व, बाजार में बिक्री के लिए उत्पादन और मजदूरी, श्रम का नियोजन, पूंजी भूमि श्रम उत्पादन के आवश्यक कारक है। उद्यमी उत्पादन और लाभ कमाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बिक्री से प्राप्त राजस्व को भूमि के किराए, पूंजी के ब्याज, श्रम की मजदूरी और उद्यमियों के लाभ में विभाजित किया जाता है। लाभ का निवेश व्यय के रूप में पुनर्निवेश किया जा सकता है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मशीनरी या कारखानों में निवेश एक आम बात है। ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो विगत कुछ शताब्दियों में मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया में कुछ देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं विकसित हुई हैं। कई अविकसित देशों से अलग अलग आर्थिक प्रणालियां हैं, जैसे किसान आधारित कृषि या आदिवासी समाज, जहां पूंजीवादी सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। आर्थिक अभिकर्ता फर्म, निजी उद्यमी या फर्म पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मजदूरी पर श्रम लेते हैं, पूंजी और भूमि का उपयोग करते हैं और लाभ के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। सरकार राज्य कानून लागू करता है और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है, स्कूल चलाता है और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करता है। वह उत्पादन और कराधान का कार्य भी कर सकता है। घरेलू क्षेत्र, परिवारों में ऐसे व्यक्ति या समूह शामिल होते हैं जो उपभोग संबंधी निर्णय लेते हैं, बचत करते हैं और करों का भुगतान करते हैं। वे काम के माध्यम से आय, मजदूरी, वेतन, लाभ अर्जित करते हैं। बाह्य व्यापार, बाह्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शामिल है, जिसमें निर्यात अन्य देशों को माल बेचना और आयात अन्य देशों से माल खरीदना शामिल है। विभिन्न क्षेत्रों के बीच विदेशी पूंजी निवेश या पूंजी निर्यात के रूप में पूंजी का प्रवाह हो सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत संकल्पनाएं। अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है कि समाज सभी असीमित इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने सीमित संसाधनों का आवंटन किस प्रकार करता है।
ये उन तंत्रों और प्रतिरूपों पर प्रकाश डालता है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग को नियंत्रित करते हैं। अर्थशास्त्र में एक मुख्य प्रश्न यह समझना है कि किसी राष्ट्र में आर्थिक संपत्ति क्या उत्पन्न करती है और कुछ देश अमीर क्यों हैं जबकि अन्य देश गरीब बने हुए हैं। स्कॉटिश अर्थशास्त्री और दार्शनिक एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के अग्रदूत में से एक माना जाता है। 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन ने आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव रखी। स्मिथ ने इस अभूतपूर्व पुस्तक के कई मूलभूत प्रश्नों की खोज की जो आज भी आर्थिक विचार और नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। आर्थिक संपदा का सृजन किस प्रकार होता है। स्मिथ के शोध ने उन अंतर्निहित कारकों को समझने की कोशिश की गई है जिससे राष्ट्रों के भीतर धन का संचय होता है। स्मिथ ने पाया कि यह आवश्यक नहीं है कि कुछ संसाधन संपन्न क्षेत्र अपनी प्राकृतिक संपदा को समृद्धि में परिवर्तित करें जैसे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में देखने को मिलता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक संपदा पूरी तरह से किसी देश के पास मौजूद प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं है बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि उन संसाधनों का उत्पादन प्रक्रिया में कितना कुशलता से उपयोग किया जाता है। उत्पादन का प्रवाह। स्मिथ ने उत्पादन के प्रवाह फ्लो ऑफ प्रोडक्शन की अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें यह वर्णन किया गया कि लोग आर्थिक उत्पादन के लिए एक सामाजिक और तकनीकी ढांचे के भीतर अपने श्रम को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित संसाधनों के साथ किस प्रकार से जुड़े होते हैं। आधुनिक आर्थिक संदर्भ में उत्पादन के इस प्रवाह के परिणाम स्वरूप छोटे व्यवसाय से लेकर बड़े उद्यमियों तक कई उद्यमों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं कमोडिटीज़ का निर्माण होता है जिससे वस्तुओं और सेवाएं दोनों शामिल हैं। अंतिम वस्तु और उसका उपयोग। अंतिम वस्तु अंततः उपभोग के लिए बने उत्पाद हैं और उनमें आर्थिक प्रक्रिया के दौरान आगे परिवर्तन नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए भोजन, चाय पत्ती, कपड़ा आदि अंतिम वस्तुओं को उपभोग वस्तु, सीधे उपभोग की जाने वाली वस्तु, पूंजीगत वस्तु, उपभोग उत्पादन के उपयोग की जाने वाली टिकाऊ वस्तु में विभाजित किया जा सकता है। मध्यवर्ती वस्तुओं में वही उत्पाद है जिनका उपयोग उत्पादकों द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन में इनपुट या आगत के रूप में किया जाता है। इन्हें अंतिम वस्तुएं नहीं माना जाता है। वे सीधे उपभोग श्रृंखला में शामिल नहीं होती हैं। ऑटोमोबाइल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली स्टील की चादरें और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किए जाने तांबे के इसके उदाहरण हैं। धन की भूमिका। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने के लिए धन का उपयोग एक सामान्य मापक के रूप में किया जाता है। धन के विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का कुल योग किया जा सकता है जो अंतिम उत्पाद की मात्रात्मक माप प्रदान करता है। स्टॉक और प्रवाह। स्टॉक किसी विशिष्ट समय पर मौजूदा संपत्ति या वस्तुएं हैं जबकि प्रवाह किसी अवधि में मात्रा को दर्शाते हैं। मशीनरी जैसे पूंजीगत वस्तुएं स्टॉक हैं। पूंजीगत वस्तुएं स्टॉक है जबकि समय के साथ पूंजीगत वस्तुओं में परिवर्तन एक प्रवाह है। सकल निवेश में अर्थव्यवस्था के अंतिम उत्पाद के भीतर पूंजीगत अर्थव्यवस्था के अंतिम उत्पाद के भीतर पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी, इमारतें, सड़क, पुल जैसे बुनियादी ढांचे शामिल होते हैं जो भविष्य के विकास के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मूल्यह्रास और निवल निवेश। मूल्यह्रास पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग जीवन काल के दौरान इसकी टूट-फूट के लिए वार्षिक ह्रास है। निवल निवेश मूल्यह्रास का मूल्यांकन करते हुए पूंजी स्टॉक में नई वृद्धि की माप करता है। उपभोग बनाम निवेश। अर्थव्यवस्थाओं को उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के बीच समझौता करना पड़ता है। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि से भविष्य के उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है और अंततः उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बढ़ सकता है। आय का चक्रीय प्रभाव उत्पादन और उपभोग को जोड़ता है। कंपनियां उत्पादन के कारकों, मजदूरी, लाभ, लगान और ब्याज को आय का भुगतान करती हैं जो व्यक्ति को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने में सक्षम बनाती है। उत्पादन और उपभोग के बीच परस्पर संबंध। उत्पादन प्रक्रिया कारक भुगतान या कारक
आय फैक्टर पेमेंट्स उत्पन्न करती हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए क्रय शक्ति का सृजन होता है। पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन को सुविधाजनक बनाकर आय सृजन करके इस चक्र की भूमिका निभाती हैं। अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय या वर्तुल प्रभाव अर्थव्यवस्था का विवरण सरकारी हस्तक्षेप, विदेशी व्यापार या बचत के बिना एक सरलीकृत मॉडल प्रदान करती है। इस मॉडल में परिवार को अपनी उत्पादक गतिविधियों के लिए फर्मों से आय प्राप्त होती है और योगदान 4 प्रकार के होते हैं: श्रम, मजदूरी, पूंजी, ब्याज, उद्यमशीलता, लाभ, प्राकृतिक संसाधन, लगान। सरल अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव को समझने के लिए चित्र 6.3 को देखें। परिवार अपनी पूरी आय घरेलू फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करते हैं तथा कोई कर या आगत नहीं होती है। आय का चक्रीय प्रवाह सरल अर्थव्यवस्था में परिवारों और फर्मों के बीच आय का चक्रीय प्रवाह होता है। परिवार अपनी आय फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करते हैं तथा कंपनियां उत्पादन के कारकों को पारिश्रमिक का भुगतान करती हैं। चक्रीय प्रवाह वर्ष दर वर्ष जारी रहता है और कुल आय का प्रवाह दोनों क्षेत्रों में होता है। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ। कुल आय का मापन कुल आय को 3 विधियों में मापा जा सकता है: व्यय विधि, उत्पादन विधि, आय विधि। 3 विधियों में जीडीपी को समझने के चित्र 6.4 को देखें। व्यय विधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के लिए फर्मों द्वारा व्यय को मापकर कुल आय की गणना की जाती है। उत्पाद विधि में सभी फर्मों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना करके कुल आय की गणना की जाती है। आय विधि में सभी कारकों, भुगतानों, मजदूरी, ब्याज, लाभ, लगान को जोड़कर कुल आय की गणना की जाती है। सरलीकृत आर्थिक मॉडल। यह मॉडल किसी अर्थव्यवस्था को सरल तरीके से दर्शाता है और एक समष्टि अर्थशास्त्री मॉडल, माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल के रूप में कार्य करता है। इन मॉडलों का लक्ष्य आर्थिक प्रणालियों की मुख्य विशेषताओं को उजागर करना है, लेकिन इसमें प्रत्येक ब्यौरे को शामिल नहीं किया जा सकता है। अर्थशास्त्री वास्तविक जीवन की विभिन्न स्थितियों का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न मॉडलों का उपयोग करते हैं तथा किसी दिए गए संदर्भ के लिए सबसे उपयुक्त मॉडल का चयन करते हैं। उच्च व्यय का विरोधाभास। यदि परिवार अपने वर्तमान आय से अधिक व्यय करने का निर्णय लेते हैं तो फर्म मांग को पूरा करने के लिए अधिक उत्पादन करेंगे। उच्च उत्पादन का समर्थन करने के लिए फर्मों द्वारा किए गए अतिरिक्त कारक भुगतान अंततः घरेलू आय में वृद्धि का कारक बनेगी। यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था की आय उच्च समग्र व्यय के साथ कैसे समायोजित हो सकती है। बचत का प्रवाह। सकल घरेलू मॉडल में बचत का समावेश मौलिक रूप में इस निष्कर्ष को परिवर्तित करता है कि आय का कुल अनुमान समान रहता है। उपयुक्त 3 विधियों में अनुमानित वस्तुओं और सेवाओं का वार्षिक उत्पादन अधिक जटिल अर्थव्यवस्थाओं में भी सुसंगत रहता है। विचारणीय बिंदु है कि जीडीपी की गणना के लिए प्रमाणिक दस्तावेज की आवश्यकता होती है। भारत में विशाल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को देखते हुए जो आर्थिक विनिमय को पंजीकृत करने और रिकॉर्ड करने में विफल रहती है। क्या आपको लगता है कि भारत में जीडीपी की गणना कैसे करते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है तथा कौन सी विधियाँ उपयोग की जाती हैं? उत्पादन या मूल्यवर्धित विधि। उत्पाद विधि का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए किया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों द्वारा वर्धित मूल्य का कुल योग शामिल होता है। उदाहरण के लिए माना 2 उत्पादक हैं, गेहूं उत्पादक किसान, ब्रेड निर्माता बेकर। किसान एक वर्ष में कुल 100 रुपये मूल्य का गेहूं पैदा करता है, जिसमें से केवल 50 रुपये मूल्य का गेहूं बेकर को बेच देता है। बेकर इस गेहूं का उपयोग 200 रुपये मूल्य के ब्रेड बनाने के लिए करते हैं। मूल्यवर्धित। किसी फर्म द्वारा किए गए निवल योगदान को दर्शाने के लिए मूल्यवर्धित शब्द का उपयोग किया जाता है। किसी फर्म द्वारा मूल्यवर्धित गणना उत्पादन के मूल्य से उपयोग की गई मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाकर की जाती है। तालिका 6.1 में देखें। किसान के लिए मूल्यवर्धित
मूल्यवर्धित मूल्य 100 रुपये उसके गेहूं के उत्पादन का पूरा मूल्य है। बेकर के लिए मूल्यवर्धित 200 रुपये, ब्रेड उत्पादन 50 रुपये, किसान के लिए खरीदे गए गेहूं के मूल्य अर्थात 150 रुपये है। सकल मूल्यवर्धित और निवल मूल्यवर्धित, यदि हम मूल्यवर्धित में मूल्यह्रास को जोड़ देते हैं तो जो मूल्यवर्धन प्राप्त होता है उसे सकल मूल्यवर्धन कहा जाता है। यदि हम सकल मूल्यवर्धन में मूल्यह्रास को घटा दें तो निवल मूल्यवर्धन प्राप्त होता है। सकल मूल्यवर्धन के विपरीत निवल मूल्यवर्धित में पूंजीगत वस्तुओं में हुई टूट फूट शामिल नहीं होती है। उदाहरण के लिए मान ले तो एक फर्म प्रति वर्ष 100 रुपये मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन करती है। उस वर्ष के दौरान उसके द्वारा उपयोग की गई मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य 20 रुपये है। पूंजीगत खपत 10 रुपये है और फर्म द्वारा सकल मूल्यवर्धित 100 रुपये माइनस 20 रुपये इक्वल टू 80 रुपये प्रति वर्ष होगा। निवल मूल्यवर्धित 100 रुपये माइनस 20 माइनस 10 70 रुपये होगा। माल सूची, अर्थव्यवस्था में माल सूची से तात्पर्य बिना बिके तैयार या कच्चे माल के स्टॉक से है, जिसे फर्म किसी अर्थव्यवस्था किसी वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष तक के लिए करती है, जिससे समय के साथ मूल्य में संचय, वृद्धि या अपसंचय, कमी का संकेत मिलता है। यह किसी कंपनी के उत्पादन और बिक्री की गतिविधियां डायनामिक्स का अवलोकन करने के लिए महत्वपूर्ण चर है। एक वर्ष के दौरान किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन बराबर वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री बराबर का 3 ठो डंडा का अर्थ है कि तादम्य, आइडेंटिटी, समानता बराबर है। इसके विपरीत तादम्यता सदैव बना रहता है और भले ही इसके बाईं और दाईं ओर कोई भी चर हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए फर्म के पास वर्ष के आरंभ में 100 रुपये मूल्य का बिना बिका स्टॉक था। वर्ष के दौरान उसने 1000 रुपये मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन किया, जिसमें से 800 रुपये मूल्य की वस्तुओं की बिक्री हुई। अंतर उत्पादन और बिक्री के बीच अंतर 200 रुपये है। यह 200 रुपये मूल्य का समान माल सूची में परिवर्तन है। यह 100 रुपये मूल्य की माल सूची में जुड़ जाएगी, जिससे फर्म ने उत्पादन प्रारंभ किया था। अंततः वर्ष के अंत में माल सूची 100 रुपये प्लस 200 रुपये इक्वल टू 300 रुपये होगी। याद रखें कि माल सूची में परिवर्तन एक समय अवधि के बाद ही होती है। इसे प्रवाह चर कहते हैं। माल सूची पूंजी के रूप में समझी जाती है और किसी फर्म की पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को निवेश के रूप में किया जाता है। अंततः किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन को निवेश के रूप में समझा जाता है। निवेश की 3 प्रमुख कोटियाँ इस प्रकार हैं। माल सूची निवेश, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसमें किसी फर्म के एक वर्ष में माल सूची में के मूल्य में वृद्धि शामिल है। इसे फर्म द्वारा किया गया निवेश व्यय माना जाता है। स्थिर व्यवसाय निवेश, फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इसमें कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मशीनरी, फैक्ट्री, भवन, उपकरण में निवेश शामिल है। आवासीय निवेश, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, यदि यह कोटि आवास सुविधाओं में किए गए निवेश से संबंधित, जैसे कि आवासीय संपत्तियों का निर्माण और सुधार। माल सूची में परिवर्तन नियोजन या अनियोजन हो सकता है। माल सूची का नियोजन संचय, अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरीज, तब होता है जब बिक्री में उत्पादन अप्रत्याशित रूप से गिरावट आती है, जिसके परिणाम स्वरूप इतना सामान बिना बिक्री के रह जाता है जिसकी आशा नहीं की गई है। इसके विपरीत माल सूची का अनियोजित अपसंचय, अनप्लान्ड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरीज, तब होता है जब बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि होती है, जिससे माल सूची अनुमान से अधिक कम हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई फर्म कमीज़ का निर्माण करती है, जिसके पास वर्ष के आरंभ में 100 कमीज़ की माल सूची और अगले वर्ष यह 1000 कमीज़ बेचे जाने की उम्मीद है। अंततः यह 1000 कमीज़ का उत्पादन करती है और वर्ष के अंत में 100 कमीज़ को माल सूची रखना चाहती है, किंतु वर्ष के दौरान अप्रत्याशित रूप से कमीज़ की बिक्री कम होती है। फर्म केवल 600 कमीज़ ही बेच पाती है। इसका अर्थ है कि
400 कमीज बिना बिक्री के रह जाती है। वर्ष के अंत में फर्म के पास 400 प्लस 100 500 कमीज हैं। माल सूची में 400 की अप्रत्याशित वृद्धि अनियोजित माल सूची संचय का उदाहरण। इसके विपरीत यदि बिक्री 100 रुपये 1000 से अधिक होती तो वह माल सूची में अनियोजित अपसंचय होता। उदाहरण के लिए यदि बिक्री 1050 होती तो न केवल 1000 कमीज के उत्पादन की बिक्री होती बल्कि फर्म में माल सूची में भी 50 कमीज की बिक्री करना पड़ती। माल सूची में यह 50 की अप्रत्याशित कटौती माल सूची के अप्रत्याशित अपसंचय का उदाहरण है। याद रखें कि यदि हम एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धन का योग करते हैं तो हमें एक वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के समस्त परिणाम का मूल्य प्राप्त होगा, जैसे गेहूं, ब्रेड के उदाहरण में। इस तरह से प्राक्कलन को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहा जाता है। इस प्रकार जीडीपी बराबर अर्थव्यवस्था में एक फर्म का कुल सकल मूल्य वर्धित है। यह चिन्ह तादम्यता आइडेंटिटी बताता है। मतलब जीडीपी आइडेंटिटी का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों को कुल सकल संवर्धित मूल्य है। वह विधि जीडीपी की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका वह विधि है जो उत्पादों की मांग पक्ष पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए बेकर द्वारा किसानों से खरीदा गया 50 रुपये मूल्य का गेहूं मध्यवर्ती माल के रूप में गिना जाता है, इसलिए यह अंतिम व्यय की कोटि में नहीं आता। अंततः अर्थव्यवस्था के निर्गत का कुल मूल्य 200 रुपये बेकर द्वारा प्राप्त अंतिम व्यय पर 50 रुपये किसान द्वारा प्राप्त अंतिम व्यय इक्वल टू 250 रुपये प्रति वर्ष। पूर्व में वर्णित किसान बेकर अर्थव्यवस्था के उदाहरण में व्यय विधि का उपयोग करके अर्थव्यवस्था में निर्गत का कुल मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक फर्म द्वारा किए गए अंतिम व्यय की गणना करें। अंतिम व्यय का तात्पर्य व्यय से है, मध्यवर्ती उद्देश्यों के लिए किए गए व्यय से नहीं। प्रत्येक फर्म द्वारा अंतिम उपभोग C, निवेश I, सरकारी व्यय G और निर्यात X से अर्जित राजस्व का योग है। प्रत्येक वर्ष फर्म के लिए RBI के रूप में दर्शाया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए कुल अंतिम उपभोग व्यय C की गणना करें जिसमें घरेलू फर्मों का व्यय शामिल होता है, लेकिन आयातित उपभोग वस्तुओं CM पर व्यय शामिल नहीं होता है। कुल अंतिम निवेश व्यय I की गणना करें जिसमें घरेलू फर्मों का व्यय शामिल होता है, लेकिन विदेशी वस्तुओं IM पर व्यय शामिल नहीं होता। अर्थव्यवस्था के लिए कुल अंतरिम सरकारी व्यय G निर्धारित करें जिसमें सकल के घरेलू फर्मों पर व्यय शामिल होता है, लेकिन आयात GM पर व्यय शामिल नहीं होता है। विदेशी खरीदारों से अर्थव्यवस्था पर प्राप्त कुल निर्यात X की गणना करें। कुल आयात व्यय M घटाएं जिससे उपभोग वस्तुओं का आयात CM, निवेश वस्तु के आयात IM पर व्यय और आयात पर सरकारी व्यय GM शामिल होते हैं। व्यय विधि का उपयोग करके जीडीपी को इस प्रकार व्यक्त करें। जीडीपी बराबर C + I + G + X - M। यह समीकरण उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, निर्यात और आयात पर अंतिम व्यय के आधार पर जीडीपी की गणना करने का तरीका प्रदान करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि निवेश व्यय I अक्सर इस गणना में सबसे अधिक परिवर्तनशील घटक होता है। विचारणीय बिंदु है कि हमने जीडीपी की गणना करने के 3 प्रकारों का अध्ययन किया: उत्पाद विधि, व्यय विधि, आय विधि। पूरे देश के लिए जीडीपी की गणना करने के लिए एक विधि पर्याप्त नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए भिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाता है। क्या आप 3 अलग अलग तरीकों से क्षेत्रों में बारे में सोच सकते हैं? आय विधि। जीडीपी की गणना की आय विधि उत्पादन के सभी कारकों जैसे श्रम पूंजी, उद्यमशीलता और भूमि द्वारा प्राप्त आय पर केंद्रित होती है। यह अर्थव्यवस्था के अंतिम व्यय के योग और परिवारों एवं उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित आय के बीच संबंध स्थापित करता है।
करती है। नीचे बताया गया है कि आय विधि को किस प्रकार लागू किया जाता है। मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में परिवारों की संख्या m है और आय परिवार द्वारा किए गए कि किसी वर्ष विशेष में प्राप्त मजदूरी है और वेतन में WI मान लें। इसी प्रकार की PI, NI, RI क्रमशः है सकल लाभ, ब्याज अदायगी और लगान है। GDP की गणना इन सभी आय घटकों के योग के रूप में की जाती है। GDP बराबर समेशन ऑफ WI प्लस समेशन ऑफ PI प्लस समेशन ऑफ NI प्लस समेशन ऑफ RI। प्रतीक है समेशन एक संकेतन है, इसका उपयोग योग को दर्शाने के लिए किया जाता है। सभी परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय को GDP के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह विधि अनिवार्य रूप में यह बताती है कि अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों द्वारा अर्जित राजस्व को उत्पादन के कारकों जैसे वेतन, मजदूरी, ब्याज, लाभ, आय ब्याज, आय और लगान के बीच वितरित किया जाना चाहिए। जब मूल्य वर्धित विधि और वह विधि के साथ आय विधि पर विचार किया जाता है तो वे सभी एक ही GDP चर की विभिन्न अभिव्यक्तियों प्रदान करते हैं। वे विधियां उत्पादन, व्यय, आय के बीच संबंध को दर्शाती हैं। साधन लागत आधारित कीमत और बाजार कीमतें। भारत सरकार का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO साधन लागत और बाजार कीमतों पर GDP की गणना करता है। जनवरी 2015 में किए गए पुनः अवलोकन में CSO ने साधन लागत पर GDP को मूल कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि GVA द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया है तथा वर्तमान में बाजार कीमत पर GDP, जिसे अब केवल GDP कहा जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानक है। भारत में राष्ट्रीय आय के मापन की विभिन्न अवधारणाएं हैं, जिसमें जैसे कि साधन लागत पर GDP, बाजार कीमत पर GDP, मूल्य कीमत पर GVA तथा उत्पादन करों और उत्पाद करों के साथ सब्सिडी के बीच अंतर। बाजार मूल्य उन वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम कीमत दर्शाते हैं जिसका भुगतान उपभोक्ता करते हैं। बाजार मूल्य की गणना करने के लिए उत्पाद कर जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा निर्यात और आयात शुल्क को जोड़ना होगा। मूल कीमतों से उत्पाद सब्सिडी घटानी होगी। भारत के लिए स्थिर कीमतों 2011-12 पर GVA तथा GDP आधुनिक कीमतों पर GVA अंतिम अनुमान 2020-21 के मूल्य लाख करोड़ में किया 124.53 लाख करोड़ 2020-21 में। निवल उत्पादित कर 10.59 लाख करोड़ 2020-21 में मूल्य में। GDP फर्स्ट 2 में टोटल GDP 135.13 लाख करोड़ 2020-21 में। कारक लागत पर GDP यह एक ऐसा उपाय है जो अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुल उत्पादन के मूल्य पर ध्यान केंद्रित करता है। केवल उत्पादन के कारकों जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ के भुगतान पर विचार करते हुए और किसी भी कर को छोड़कर भारत में कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद पर व्यापक रूप से राष्ट्रीय आय के उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है। मूल कीमतों पर GVA सकल मूल्य वर्धित एक अवधारणा है जो अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुल उत्पादन के मूल्य को मध्यवर्ती उपभोग अंतिम उपभोग के लिए नहीं, आगे के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य से घटाती है। इसमें शुद्ध उत्पादन सब्सिडी शामिल है। उपयुक्त अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंध इस प्रकार है। कारक लागत पर GVA प्लस शुद्ध उत्पादन कर बराबर आधारित कीमतों पर GVA प्लस शुद्ध उत्पाद कर बराबर बाजार कीमतों पर GDP। हाल के वर्षों में भारत सरकार के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ने राष्ट्रीय आय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानक के रूप में अपना ध्यान साधन लागत पर GDP से हटाकर मूल कीमतों पर GVA पर ध्यान केंद्रित किया है। ताल के 6.2
में देखें, ये परिवर्तन राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पादन और उत्पादों से संबंधित विभिन्न करों और सब्सिडी के बीच अंतर को समझने में महत्व पर प्रकाश डालता है। कुछ समष्टि अर्थशास्त्री तादम राष्ट्रीय आय की माप से संबंधित विभिन्न समष्टि अर्थशास्त्री तादम और अवधारणाएं विद्यमान है। इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय आय एनआई, वैयक्तिक आय पीआई और वैयक्तिक प्रयोज्य पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पीडीआई शामिल है। ये तादम यह समझने में मदद करते हैं किसी अर्थव्यवस्था के भीतर आय का वितरण किस प्रकार होता है और ये मूल्यह्रास करों, सब्सिडी तथा अंतरणों जैसे विभिन्न कारकों से किस प्रकार प्रभावित करती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एक देश के भीतर उत्पादित कुल आर्थिक उत्पाद को दर्शाता है, जिसमें उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा विदेश में अर्जित आय को जोड़ा जाता है और उत्पादन के विदेशी कारकों द्वारा देश के भीतर अर्जित आय को घटाया जाता है। इसकी गणना जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त निवल कारक आय के रूप में की जाती है। जीडीपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त निवल कारक आय। निवल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से मूल्यह्रास पूंजी ह्रास को घटाकर एनएनपी प्राप्त किया जाता है। मूल्यह्रास की आय में योगदान नहीं देता है, इसलिए आय की अधिक सटीक माप प्राप्त करने के लिए इसे घटाया जाता है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। राष्ट्रीय आय एनआई राष्ट्रीय आय बाजार कीमतों पर मूल्यांकित एनएनपी है। इससे अप्रत्यक्ष करों और सब्सिडी को भी ध्यान में रखा जाता है। ये उस आय को दर्शाती है जो देश के भीतर उत्पादन के कारकों से अर्जित होती है। राष्ट्रीय आय एनआई बराबर बाजार कीमतों पर एनएनपी माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। टिप्पणी देखें तो टिप्पणी ये है कि इन सभी चरों का मूल्यांकन बाजार कीमतों पर किया जाता है। यह हम एनएनपी के मूल्य का मूल्यांकन बाजार कीमतों पर करते हैं, किंतु बाजार कीमत में अप्रत्यक्ष कर शामिल रहते हैं। जब वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है तो उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। अप्रत्यक्ष कर सरकार को प्राप्त होते हैं। एनएनपी का वह अंश जो वास्तव में उत्पादन के साधनों से अर्जित होता है, उसकी गणना के क्रम में बाजार कीमतों का मूल्य एनएनपी से अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है। इसी प्रकार कुछ वस्तुओं की कीमतों पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा सकती है। भारत में पेट्रोल पर सरकार अत्यधिक कर लगाती है, जबकि रसोई गैस पर सब्सिडी दी जाती है। अतः हमें बाजार कीमतों पर मूल्यांकित एनएनपी से सब्सिडी को शामिल करना होता है। ऐसा करने से हमें जो माप प्राप्त होती है उसे साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय कहते हैं। वैयक्तिक आय पर्सनल इनकम पीआई परिवारों द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय के अंश को वैयक्तिक आय कहते हैं। इसकी गणना अपितृत लाभ, निवल कर और परिवारों द्वारा किए गए निवल ब्याज भुगतान को घटाकर और सरकार व फर्मों से प्राप्त अंतरण भुगतान को जोड़कर की जाती है। राष्ट्रीय आय जो फर्मों और सरकारी उद्यमों द्वारा अर्जित की जाती है में से लाभ का एक अंश उत्पादन के कारकों के बीच वितरित नहीं किया जाता है। इसे अवितरित लाभ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यूपी कहा जाता है। परिवारों को सरकार और फर्मों के अंतरण भुगतान उदाहरण के लिए पेंशन, छात्रवृत्ति, पुरस्कार प्राप्त होते हैं, जिन्हें परिवारों को वैयक्तिक आय की गणना के लिए जोड़ा जाता है। विदेशों से प्राप्त निवल आय एनएफआईए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, मूल्यह्रास निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, बाजार कीमत पर अप्रत्यक्ष कर आईडी और उपादान सब्सिडी, निवल राष्ट्रीय आय एनआई, निवल राष्ट्रीय एनएनपी पर कारक लागत एफपी से अवितरित लाभ यूपी प्लस परिवारों द्वारा निवल ब्याज अदायगी प्लस निवल कर अदायगी परिवारों द्वारा प्राप्त अंतरण वैयक्तिक कर अदायगी पीटीपी प्लस पीआई वीआई गैर अदायगी कर एनपी वैयक्तिक प्रयोज्यता
वैयक्तिक प्रयोज्य आय समस्त आय की उप कोटियों का आरेखण चित्रण NFIA माइनस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। वैयक्तिक आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ माइनस परिवारों द्वारा किया गया निवल ब्याज भुगतान माइनस निवल कर प्लस परिवारों को किया गया अंतरण भुगतान। वैयक्तिक प्रयोज्य आय PDI। वैयक्तिक प्रयोज्य आय वह आय है जो वैयक्तिक आय PI से वैयक्तिक कर भुगतान जैसे आयकर और गैर कर भुगतान जुर्माना घटाने के बाद परिवारों को उपलब्ध होती है। यह उस आय को दर्शाती है जो परिवारों के पास उपभोग या बचत के लिए होती है। PDI PI माइनस वैयक्तिक कर भुगतान माइनस गैर भुगतान कर